हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं बन पा रही थी, थोड़ा सा कहीं बिजी था और अभी फिर से फोकस करूंगा रेगुलर वीडियोस अपलोड करने पर। अभी तक हमने वीडियो 4 अपलोड कर दी हैं कैपिटल गेन हेड के ऊपर, और आज हमारी 5th नंबर की वीडियो है जहां पर हम कुछ और नया सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने कर क्या क्या लिया है। तो बेसिकली अभी हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सीख लिया है, चाहे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहें या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहें। तो कुछ ऐसा हमारा फॉर्मेट बनता है, फटाफट से बना देता हूँ मैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल सेल कंसिडरेशन, एंड देन उसमें से आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र माइनस करते हो तो आपके पास नेट सेल कंसिडरेशन कैलकुलेट होके आ जाता है। देन आप खर्चा घटाते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर लॉन्ग टर्म है तो उसे इंडेक्स कर देते हो। देन आप इम्प्रूवमेंट का खर्चा घटाते हो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड देन आप इम्प्रूवमेंट का जो उस खर्चा है उसे भी इंडेक्स कर देते हो। एंड देन आपके पास जो निकल कर आता है वो आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चीज़ें लॉन्ग टर्म वाली ले ली है, ठीक। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया ये है ग्रॉस। अभी तक मैंने ये बात आपसे छुपा रखी थी, आज मैं इसे रिवील कर रहा हूँ कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है यहाँ, ये जो है ये ग्रॉस है। यहाँ पर आपको घटाने को मिलती है कुछ एग्जम्पशन, ठीक है। जैसे आपने सैलरी का चैप्टर देख लिया होगा, आई होप। ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ मैं आपको सैलरी के लिए। इसमें आपने देखा था इसके अंदर डिडक्शन थी 16(1), 16(2), 16(3). जैसे आपने HP का हेड अगर पढ़ लिया हो, उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ ऊपर। तो उसके अंदर भी हमने डिडक्शंस देखी थी 24A, 24B ऐसे करके, ग्रॉस निकालने के बाद। जैसे ग्रॉस सैलरी निकाला उसके बाद डिडक्शन थी ग्रॉस, वो आपका क्या था, एनुअल वैल्यू निकाला, एंड देन उसके बाद भी डिडक्शंस थी। सेम यहाँ पे भी आपने ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल निकाला, एंड देन इसके बाद आपको मिलेंगी कुछ एग्जम्पशन। देखो एग्जम्पशन अच्छी चीज़ है, सेम डिडक्शन जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे टर्म यूज़ किया है एग्जम्पशन। और कौन कौन सी एग्जम्पशन है, तो इसके लिए आपको सेक्शन, अंडर सेक्शन, ये मैंने U/S लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है, अंडर सेक्शन 54 ये पढ़ना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 54B पढ़ना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 54EC पढ़ना पड़ेगा, EC, एंड लास्ट अंडर सेक्शन 54F पढ़ना पड़ेगा। फिर जाके हमारा ये चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा, तब निकल कर आएगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल, कहीं ना कहीं हमें 4 एग्जाम्शन कवर करनी है, और आज की वीडियो में मैं सिर्फ 54 की एग्जाम्शन सिखाने वाला हूँ। एक बार अगर डिटेल में अच्छे से हमने 54 सीख ली तो ये 3 जो बची हैं ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो फोकस हमें 54 पे करना है, एंड देन ये तीनों तो हम निपटा ही लेंगे। अगली वीडियो में मैं इन तीनों को एक साथ कवर करवा दूंगा, आज सिर्फ 54 करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। एग्जाम्शन कौन सी सीखनी है, 54। कोई आपसे पूछे कि आज आपने वीडियो में क्या सीखा, तो आप उन्हें बता देना कि हमने एग्जाम्शन सीखा 54 सेक्शन वाला। सिंपल, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल वैनल को सब सब्सक्राइब करके रखो, रेडी रहो बिल्कुल। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो भी हम एग्जाम्शन सीखेंगे ये एग्जाम्शन हमारे लिए अच्छी चीज़ है। वाई? बिकॉज क्योंकि ये हमारे कैपिटल गेन को कम कर देंगी। सिंपल है, हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट दिलवाएंगी। जितना हमारा इनकम कम होगा उतना हम टैक्स कम पे करेंगे, एज ए अगर टैक्स पेयर की नज़र से आप देखें तो। सिंपल। तो सबसे पहले, अच्छा मैं यहाँ पे ना थ्योरी फॉर्म में नहीं लिखवाऊंगा, मैं यहाँ पे कोडिंग फॉर्म में आपको शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें लिखवाने वाला हूँ, ठीक। अब बात आती है थ्योरी की, तो इनकम टैक्स की वीडियोस बनने के बाद जो भी थ्योरीज होंगी पूरी, उन सभी के ऊपर अभी नोट्स पर काम चल रहा है, सारा कंटेंट रेडी करा जा रहा है। मैं आपको बता दूंगा वो थ्योरीज आपको कैसे मिलेंगी या कहाँ मिलेंगी, ठीक। उसकी आप टेंशन मत लो, उसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं थ्योरी कहीं ना कहीं यहीं से जनरेट होंगी, यहीं से क्रिएट होंगी। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे आपने 54 सीख लिया कि 54 के प्रोविज़न में, सेक्शन 54 में क्या क्या बातें लिखी हुई है, तो आप इसके लिए थ्योरी आराम से लिख पाएंगे। बस आपको एक रीड मारने की ज़रूरत है, जो आपको मैं नोट्स दे दूंगा बना के आराम से, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखूंगा, देखो पहला टिक क्या है, ध्यान से सुनना सारी बातें। पहला टिक है कि भैया ये एग्जाम्शन मिलेगी किसको। तो कहता है कि ये एग्जाम्शन मिलेगी हमारे 7 कैटेगरीज में हमने पर्सन्स को बांटा हुआ था, 7 तरीके के लोग हमने देखे थे। एक बार फटाफट बताओगे कौन कौन से 7 लोग थे। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एंड देन लास्ट था क्या, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। तो ये 7 कैटेगरीज में पर्सन्स को बांटा गया है, यानी ये सभी पर्सन्स जो हैं इनकम अर्न कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और अगर ये इनकम अर्न करेंगे तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक। सभी के लिए अलग अलग रेट्स डिसाइड किए गए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एग्जाम्शन 54 की। ये किन किन लोगों को मिलेगी, तो ये इंडिविजुअल, जस्ट वेट, इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल एंड HUF। HUF की फुल फॉर्म कोई बताएगा? यस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर ये और इंडिविजुअल, ये दोनों बॉडी हैं, ये दोनों लोग हैं, इन दोनों को ही ये एग्जम्पशन मिलेगी, इसके अलावा किसी और पर्सन को ये वाली एग्जम्पशन नहीं मिल सकती। सिंपल। इसके बाद तो मैंने बता दिया किसको मिलेगी। ठीक, अब मैं बताने जा रहा हूँ ये एग्जम्पशन कब मिलेगी, और फिर मैं बताऊंगा ये एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, मतलब कितने अमाउंट की एग्जम्पशन मिलेगी। तो पहले मैंने बता दिया ये किसको मिलेगी, इंडिविजुअल एंड HUF। अगर आप इसे थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। सिंपल, एक लाइन बना दिया आपने। आगे आ जाओ, कब मिलेगी, क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमें ये एग्जम्पशन मिल जाए। तो इसके लिए अगर आपने ट्रांसफ़र किया है, बेचा है, ट्रांसफ़र किया है कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी HP लिख दिया मैंने। अगर आपने कोई घर बेचा, अपने रहने वाला घर, और वो साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, मतलब 36 महीने आपने उसे रख लिया था और आज आप उसे बेच रहे हैं 36 महीने के बाद, और वो रेजिडेंशियल वाला है, कमर्शियल वाला नहीं है, आप उसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो रहने वाला हाउस प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब देखो, आपने अगर ये हाउस प्रॉपर्टी बेचा तो आपको इनकम हुई होगी, आपको गेन लगेगा। अब उस गेन को आप एग्जम्पशन 54 से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी, एक शर्त और रखी है सरकार ने कि जो आपने ये बेचा, बेच के जो भी आपके पास पैसा आया, उस पैसे को आप अपनी पॉकेट में नहीं रखेंगे, उस पैसे को आपको खर्च करना होगा। तो उस पैसे को आप खर्च कहाँ करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, या एक्वायर बोल सकते हैं, बाय करना पड़ेगा या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा न्यू हाउस प्रॉपर्टी, न्यू हाउस प्रॉपर्टी। आपको नया घर बनाना या खरीदना पड़ेगा उन पैसों से। गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है भाई, देखो अगर आपको एग्जम्पशन पाना है, एग्जम्पशन लेना है, तो आप क्या करो, जो आपने ये घर बेचा है उस पैसों से दोबारा एक नया घर ले लो। सिंपल। कुल मिला के घर बेचकर घर ही खरीदने को गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको एनकरेज कर रही है। तो ही आप एग्जम्पशन उठा सकते हैं, इनकम टैक्स से बच सकते हैं, जो आपने ये बेचकर जो पैसा लिया था इस पर टैक्स देने से बच सकते हैं। अब सवाल उठता है, डेट वेट है क्या कुछ बाय करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए? बिल्कुल है। मान लीजिए ये डेट है आपकी ट्रांसफ़र की, इस दिन आपने ट्रांसफ़र किया, तो ट्रांसफ़र करने के 2 साल के अंदर अंदर आपको अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर ले, और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको 3 साल दिया जा रहा है। यानी विद इन 2 ईयर्स आप बाय करें, या फिर विद इन 3 ईयर्स आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन करें। तो अब आपकी मर्जी है ना, आप या तो घर बनाया लेंगे या फिर आप बनाएंगे। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको सरकार 3 साल का टाइम दे रही है। 3 साल के अंदर अंदर आप क्या कर लो, बना लो, या फिर खरीदना चाहते हो तो 2 साल के अंदर अंदर खरीद लेना। मतलब क्या है सर, आपने जो ये घर बेचा, तो बेचा तो आपको कैपिटल गेन लगेगा, आपने ये करा, आपने यहाँ पे सेल कंसिडरेशन लिखा, COT घटाया, NSC निकल कर आया। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने फिर ICOA भी घटा दिया, ICOIP घटा दिया, एंड देन आपके पास ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल आ गया, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब आपने नया घर खरीद लिया। ठीक, मतलब आपका पूरा प्लान है, देखो यार अभी नहीं खरीदा डजेंट मैटर, अगले 2 सालों में खरीद सकते हो। तो आपका मन पूरा बन गया कि हाँ मुझे खरीदना है, आपका मन रेडी है, पूरा फुली श्योर हो, तो आप यहाँ पे एग्जम्पशन ले सकते हो। एग्जम्पशन किसकी, 54 की एग्जम्पशन ले सकते हो। अब अगर आपने 2 साल के अंदर नहीं लिया बाद में, तो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आपका मन क्या है, हाँ आपने डिसाइड कर लिया मैं यहाँ पे क्या घर लूँगा, तो इस हिसाब से आप इस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने घर बेचा है, इस टाइम पर सरकार को बता सकते हो कि भाई मैं हाँ 2 साल के बाद घर लूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेना जा रहा हूँ, एग्जम्पशन लेने जा रहा हूँ 54 की। सिंपल। उसके बाद आप चाहो तो घर बेचना, मान लो आपने आज बेचा और आप पहले से भी घर ले सकते थे नया वाला, मतलब बाय करने के लिए आपको 2 टाइम दे रहा है। कैसे बाय टाइम के लिए 2 टाइम कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखना अभी, सुनना मेरी बात। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, 1 साल की बात कर रहा है, सुनो मैं दोबारा से बताता हूँ इसे। कहता है कि आपने जो घर ट्रांसफ़र किया है उन पैसों से, या फिर कोई भी पैसा, ज़रूरी नहीं है उन्हीं पैसों से, अगर आप इस पर जो कैपिटल गेन लगेगा जो आपने ट्रांसफ़र किया है, इस पर कैपिटल गेन से बचने के लिए अगर आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आप नया घर बना लें या फिर ख़रीद लें, मर्जी है आपकी, टाइम भी आपको दे दिया है। लेकिन आप चाहें तो पहले से भी लेकर रख सकते थे। मान लीजिए आपने यहाँ आपका आइडिया था, इस 1 साल पहले अगर मैं जाऊँ और वहाँ पर आपका मन था कि यार मैं इस डेट को बेचूँगा, मान लीजिए आप देखो इसे ऐसा समझो, ये आपका प्रीवियस ईयर है,
आपने इस साल बेचना है इस घर को, आप ये तय करके रखा हुआ है, तो आप इससे पहले 1 साल पहले भी अगर आपने कोई घर खरीदा हुआ है तो उस अमाउंट का भी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं 54 के अंदर। सही है। तो आप चाहे पहले खरीदो या बाद में खरीदो, बाद में बनाओ, मर्जी आपकी है, कैसे भी करके आपको बस अपने घर से अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करना है, आपको अपनी पॉकेट से पैसा बाहर इकोनॉमी में आउट करना है, तो ही आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी। सिंपल। तो आप पहले खरीद लो या बाद में खरीद लो, बनाने का भी मौका दिया जा रहा है बाद में, पहले मौका नहीं दिया जा रहा है। डन। इसके बाद मान लो हमने इनमें से एक काम कर लिया, और कई बार तो होता है कि हम ना बाय, हमें ना घर मिल रहा है ना ज़मीन वमीन कुछ अच्छे से मिल पा रही है, हमें अच्छे से कोई प्रॉपर्टी टकरा ही नहीं रही है। तो सरकार कहती है कि अगर आपने वो पैसा यूटिलाइज नहीं करा, ना बाय करने में ना कंस्ट्रक्शन करने में, इफ़ अमाउंट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड, इफ़ अमाउंट इज़ नॉट, थ्योरी सबको मिलेगी, डू नॉट वरी, यूटिलाइज्ड अभी बस आप ऐसी फॉर्म में लिखें टुकड़े टुकड़े में ही, ऐसे अधूरे में ही, ये समझाने के लिए सिर्फ। इफ़ अमाउंट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड देन, तो उस पैसे को आप अपने घर पे ना रखें, ये जो ट्रांसफ़र करके आपको पैसा मिला है, अगर आप बाय नहीं कर पा रहे, आपने अभी तक कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया, तो आप उस पैसे को डिपॉजिट कर दें। देन डिपॉजिट, कहाँ पर डिपॉजिट करना है? देन डिपॉजिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर सरकार कह रही है भाई इस अकाउंट के अंदर उस पैसे को जमा कर दो, आप ही का रहेगा, आप ही को इसमें ब्याज व्याज जो भी है वो अलग चीज़ है, या आपको क्या करना है, बस अपने घर में पैसा नहीं रखना है, मार्केट में पैसा फ्लो करना है। तो या तो बाय कर लो या फिर कंस्ट्रक्शन कर लो, या फिर उस पैसे को कहाँ डिपॉजिट कर दो, सरकार कह रही है हमारा एक अकाउंट है उसमें जमा कर दो उस पैसे को। तो आप क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो, कहाँ, सॉरी एग्जम्पशन ले सकते हो 54 की। इस पैसे को जमा कब तक करना है, जैसे इनके लिए टाइम था, तो इस पैसे को जमा करो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR। ITR की ड्यू डेट से पहले पहले, मतलब मान लीजिए आपने अपने इस प्रीवियस ईयर में कोई प्रॉपर्टी ये जो बेचा था, इसको बेचा था, और आपकी जो ड्यू डेट आएगी 31 जुलाई के लगभग आएगी, है ना। तो इस जुलाई, ये जो डेट है आपकी असेसमेंट ईयर में, जो भी आपकी ITR की ड्यू डेट आ रही है, इस डेट से पहले पहले आपको डिपॉजिट कर देना है। अगर आपका प्लान बदल रहा है कि यार बाय का, अगर आपने देखो प्रॉपर्टी देख रखी है और आपको बाय करना ही है, आपका एक प्लान है ही, तो ऑब्वियस ही बात है आप खरीद लोगे, बनाने का प्लान है तो आप बना ही लोगे। और अगर आपको अभी दोनों का कोई प्लान नहीं है, तो आपको उस पैसे को अगर एग्जम्पशन लेना चाह रहे हैं तो पहले जमा करना पड़ेगा किस अकाउंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। थोड़ी सी बात अभी तक हमने कर लिया। सवाल उठता है कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यानी मैं बताने जा रहा हूँ अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, कितनी एग्जम्पशन आपको मिलने वाली है। ठीक, एक बार फिर से थोड़ा फटाफट से रिवीजन लेते हैं, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा मुझे पता है। देखो ये एग्जम्पशन किसको मिलेगा, एग्जम्पशन अच्छी चीज़ बेकार चीज़, एग्जम्पशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, हर कोई चाहता है कि मुझे एग्जम्पशन मिले क्योंकि टैक्स बचाना चाहता है। किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और HUF को। कब मिलेगी, जब आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा हो, वो ऊपर से लॉन्ग टर्म नेचर की होनी चाहिए, और जो भी बेच के आपके पास पैसा आया है, अब आपको एक नया घर खरीद लेना है उन पैसों से, या फिर कंस्ट्रक्शन कर लेना है। कंस्ट्रक्शन कब तक कर सकते हो, 3 साल के अंदर अंदर आपको कर ही लेना है कंस्ट्रक्शन। बाय करना चाहते हो तो 2 साल के अंदर अंदर बाय कर ही लेना है। आप चाहो तो पहले से भी बाय करके जो आपने रखा हुआ है 1 साल के पहले पहले, विदिन 1 साल, 1 साल के पहले पहले जो आपने बाय किया उसका भी आप एग्जम्पशन वहाँ पे ले सकते हो, सिंपल। और अगर आपने ना बाय किया ना कंस्ट्रक्शन किया, तो आप इस पैसे को कहाँ जमा कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर इसे जमा कर दो। कब तक जमा कर दो, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR। डन। कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, तो सबसे पहले मैं इसे लॉजिकली आपको यहाँ सिखा दूँ। मान लेते हैं आपका जो ये माइनस करते 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 ये जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, ये 6 लाख रुपये आया है सपोज दैट, ठीक। और आपने नया घर खरीदा, मान लो, अच्छा एक चीज़ और, आपने घर ये बेचा था सपोज दैट 12 लाख का, ये घट घुट के जो भी आया है 6 लाख आया, तो आपके पास जो पैसे आए हैं वो 12 लाख हैं, मेरी बात समझना। और असली में 12 लाख भी नहीं है, सपोज दैट आपने कमीशन वगैरह भी दी होगी 1 लाख की, तो 11 लाख ये वो अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में आया होगा, समझना मेरी बात। 6 लाख इज़ अ प्रॉफिट, 6 लाख तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैश वैल्यू को शो नहीं करता,
जो कैश एग्जैक्टली जो कैश में डिनोट हो रहा है वो 11 लाख है। 11 लाख आपके अकाउंट में आया होगा। मान लो आपने 8 लाख रुपए का घर खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली 8 लाख की, तो कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? तो 8 लाख की यहाँ पे एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। लेकिन आप 8 लाख की एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। वाई? बिकॉज क्योंकि आपके पास 8 लाख रुपए घटाने को नहीं है। तो आपकी जो एग्जम्पशन हो जाएगी वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रोक दी जाएगी। कितनी? जितना आपके पास ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया होगा। तो मतलब कैसे से ध्यान रखेंगे, आपको एग्जम्पशन जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया बाय करने में, कंस्ट्रक्शन करने में या डिपॉजिट करने में, जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया उस अमाउंट का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि वो इससे ज़्यादा ना हो। जैसे आपने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो आपको 8 लाख एग्जम्पशन मिल तो जाएगी, लेकिन वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो आपने 5 लाख ही इन्वेस्ट करे होते, 5 लाख बाय का प्रॉपर्टी कोई बाय कर लिए, तो आप पूरा 5 लाख यहाँ पे क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक हमारे नॉर्मल तरीके से। लेकिन इसको थ्योरी में कैसे देखेंगे, लिखा कैसे है ये? तो कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है ग्रॉस वाला, उनमें से दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू है वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, लोअर लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द अमाउंट इन्वेस्टेड और ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज योर एग्जम्पशन। सिंपल। जरा ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे ऊपर हमने ट्राई किया था, मान लो ये 6 लाख रुपए की ये है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया 8 लाख, तो कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? विच एवर इज लोअर? 6 लाख। आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा 5 लाख, कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? विच एवर इज लोअर? 5 लाख। तो आप ऐसे करके ध्यान रखेंगे। सबसे अच्छा तरीका तो वही है, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो सारा घटा दो, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही है। और जब ऐसे आप कम घटाएंगे, जैसे 8 लाख का इन्वेस्ट किया और आप 6 ही घटा रहे हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्टेड। वो कैसे करना है वो मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा, आपको भी बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। आ जाओ। मैंने फिर कह दूं कि भाई आज मेरा पर्पज़ सिर्फ 54 को अच्छे से समझाने में है, ताकि कल जो 3 सेक्शन आएंगे बाद में वो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर। कहता है कि मान लो आपने बाई चांस सपोज नया घर खरीद लिया या नया घर बना लिया और बाद में उसको भी बेच दिया। ठीक, मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो पहली बात मैं दोबारा बोलता हूँ कि आपने जो बाय किया है या फिर कंस्ट्रक्शन किया है उस घर को आपको होल्ड करके रखना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो आपने नया घर खरीदा है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो नई खरीदी है, मस्ट बी एटलीस्ट 3 ईयर्स। मतलब आपने वो जो नया घर खरीदा है उसको कम से कम 3 साल तक अपने पास रखना ही रखना है। मजाक नहीं करना गवर्नमेंट के साथ कि आज आपने ये नया घर खरीद लिया, इसलिए खरीदा ताकि आपको एग्जम्पशन मिल जाए, अगले दिन फिर बेच दिया, वो पैसा आपके पास वापस आ गया। तो ऐसा नहीं करना है। गवर्नमेंट ने कहा आपने जो नया घर खरीदा है, इकोनॉमी में जो आपने पैसा डाला है, उसको 3 साल तक आप घर को संभाल के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो जो आपको एग्जम्पशन मिली थी वो आपसे एग्जम्पशन छीन ली जाएगी। मैं फिर बोलूँगा, आपको 3 साल तक उस घर को, नए वाले घर को रखना है, होल्ड करके रखना है। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर ही उसे घर को बेच दिया दोबारा से, तो आपको जो एग्जम्पशन पहले मिली थी वो एग्जम्पशन छीन ली जाएगी। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, इन केस ऑफ वायलेशन, मतलब अगर आपने रूल वायलेट किया, उल्लंघन किया जो कानून बनाया है, तो आपकी जो एग्जम्पशन है वो छीन ली जाएगी। अभी मैं यहाँ पे ना हिंदी में लिख दूंगा, एग्जम्पशन छीन ली जाएगी। आप भी अभी से ऐसा ही लिख सकते हैं, थ्योरी जब मिलेगी उसमें मैं आराम से सही से लिख कर दूंगा इसे, सिंपल। तो कैसे एग्जम्पशन छीन ली जाएगी, क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। अभी क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, मिस्टर एक्स है, उसके पास हाउस प्रॉपर्टी थी और उसने फिर उसे बेच दिया एंड बाद में नया खरीद लिया या बना लिया या डिपॉजिट कर दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन पहले मैं करवा देता हूँ, और अभी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो यहाँ तक करेंगे, एग्जम्पशन लेने तक। नीचे वाले केस हम अभी नहीं लेकर आएंगे, नीचे वाले केस में आपको बाद में करवाऊंगा कि अगर सपोज दैट उसने 3 साल के अंदर बेच दिया तो एग्जम्पशन छीनी कैसे जाती है, ये चीज़ हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ कितना करेंगे, एग्जम्पशन मिलती कितनी कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने ये सब चीज़ें नोट नहीं करी तो अभी नोट कर लो, मैं आपको सारा दिखाता हूँ ऊपर तक ऐसे, इसको सही से नोट कर लेना। डन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम एग्जाम्पल 11 करेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल में है क्या है, तो छोटा सा ही खैर। कहता है जी सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 28/6/2018।
तो इन भाई साहब ने 18-19 वाले साल में अपने प्रीवियस ईयर में, ये आपका प्रीवियस ईयर है 18-19, इसमें 6 आता है जून, यहाँ अप्रैल मई जून लगभग यहाँ पे इन्होंने घर बेच दिया, ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से सोल्ड कर दिया। कितने में? 21 लाख में। विच वॉज परचेज, जिसको ख़रीदा गया था, दिस हाउस ऑन 1/10/2005 में ख़रीदा था। कितने में? 1,20,000 में। एंड हैड स्पेंट 70,000, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 है। हैड स्पेंट 70,000 टू इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउस ड्यूरिंग द ईयर 8-9, यानी 8-9 में उन्होंने इम्प्रूवमेंट पे खर्च किया है। ओके, इसके बाद क्या लिखा है? ही परचेज्ड अ न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर खरीदा अपने ही प्रीवियस ईयर में 21/10 को, यानी 6 को घर बेच दिया, और 6 को घर बेच दिया और 10वें महीने में, यानी 6, 7, 8, 9, 10, ये अक्टूबर में उन्होंने एक नया घर खरीद लिया। कितने में? 3.5 लाख रुपए में। तो जब इन्होंने कोई घर बेचा और घर खरीद लिया तो इनको एक एग्जम्पशन मिल सकती है 54 की, यानी जो इन्होंने घर बेचा है उस पर ये टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नया घर खरीद लिया, 2 साल के अंदर भी खरीद लिया, और ऊपर से ये जी हैं तो यानी ये इंडिविजुअल भी हैं। डन। अब आ जाओ फटाफट से। तो पहले तो हम नॉर्मली कितना कैपिटल गेन आ रहा है वो देखेंगे। क्या लिखते हैं? सेल कंसिडरेशन, COT, NSC, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडेक्सेशन के साथ, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडेक्सेशन के साथ आपके पास आएगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यार मैं ना सारा डिज़ाइन वगैरह नहीं करता, मैं सीधा आपको समझाने के लिए, टाइम बचाने के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आपको एग्जम्पशन मिलेगी, उसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे, हमारी सारी कंडीशन पास हो रही है या नहीं हो रही है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इसे फिल करते हैं। कितने में घर बेचा? सेल कंसिडरेशन 21 लाख रुपए का है, 21 लाख रुपए का। COT क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से कहीं पे दिया ही नहीं था, डैश मारो, ये लो 21 लाख। कितने में घर खरीदा था? 1,20,000। इंडेक्स वैल्यू ढूंढेंगे, अपने प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है इंडेक्स वैल्यू 280। इन्होंने घर 5-6 में लिया है, जरा इसका इंडेक्स चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 5-6 का इंडेक्स है 117, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो ऐसी चीज़ों का। 117 5-6 का इंडेक्स है। अब देख लेते हैं इसे फटाफट से, ये लो। तो 117 मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड करवा दो इसे फटाफट से। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 280, तो ये निकल कर आएगा आपका करीबन 287180, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। फिर COI है आपका 70,000 रुपये, इसको भी इंडेक्स करना पड़ेगा। 8-9 में किया है खर्चा, तो उस साल का इंडेक्स अभी पता करना पड़ेगा। 280, 8-9 का इंडेक्स बताओ ज़रा मुझे एक बार। 8-9 का इंडेक्स है आपका 137, ठीक है। 137 से आगे काम कर लेते हैं, 137 से डिवाइड कर देते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 70,000 डिवाइडेड बाय 137 मल्टीप्लाई 280, ये निकल कर आएगा आपका 143,066। इसे माइनस कर लेते हैं, कितना आपका कैपिटल गेन आ रहा है, कच्चा वाला कैपिटल गेन 287180 माइनस 143,066। ओके वो गलत कर दिया, 21 लाख है वो। 21 लाख माइनस 287180 माइनस 143,066, ये आएगा करीबन 16,69,754, ठीक है। अब एग्जम्पशन कब मिलती है? तो एग्जम्पशन के लिए हमने अभी कुछ वो सीखे थे, कंडीशन सी। ये इंडिविजुअल और HUF को मिलेगी, तो ये इंडिविजुअल है, हाँ है। ये तब मिलेगी जब इसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल किया हो, हाँ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है। ये तब मिलेगी जब आपने नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है ख़रीदा हो, नया घर ख़रीदा हो, हाँ नया घर ख़रीदा है या बना लिया हो, या फिर अगर दोनों में से कुछ नहीं किया तो वो अकाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा अकाउंट के अंदर। तो इन्होंने बाय कर लिया, बाय कर तो लिया लेकिन 2 साल के अंदर अंदर करना है, तो इन्होंने तो 2-3 महीने में ही कर लिया, अच्छी बात है। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है 3.5 लाख, और वो सारा एग्जम्पशन मिल जाएगा, बस इससे ज़्यादा ना हो। तो मैं यहाँ पे एग्जम्पशन पूरा 3.5 लाख ले सकता हूँ, मतलब अपने इनकम को 16 लाख की जो मेरी इनकम आ रही है इसको मैं 3.5 लाख रुपए से कम कर सकता हूँ। अब मुझे 16 लाख पे टैक्स नहीं देना, अब मुझे बचे हुए अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात हो गई। एग्जम्पशन जो मिलेगी अंडर सेक्शन 54 मिलेगी। क्या करा है आपने? तो आप यहाँ लिखेंगे बाय न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जगह कम थी मेरे पास, अब पूरा लिखें सही से, डन। ऐसे करके आपको यहाँ पे नेट
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा और ये निकल कर आएगा 13,19,754। सिंपल। समझ में आया तो लाइक करके बताओ और नहीं समझ में आया तो फिर डिसलाइक करके बताओ। वैसे मुझे लग रहा है समझ में कम ही आया होगा क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक था, लेकिन आ जाएगा। अभी क्वेश्चंस हम एक दो वीडियो में और करेंगे इसके ऊपर, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। हमने आज सीखा 54 का एग्जाम्शन। कल हम 54B, 54EC, 54F तीनों एग्जाम्शन एक साथ निकाल लेंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो कवर करके, मतलब 2 वीडियो और बनानी कुल मिला के, एक अगले दिन और उसके अगले दिन एक और। 2 वीडियो में ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ऑनर्स वालों के साथ मैं बोल रहा हूँ, ऑनर्स वालों की लास्ट की वीडियो ऑनर्स की रहेगी, पूरी नहीं लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट उसमें लास्ट में मैं ऑनर्स वाले भी लगा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले बार मिलेंगे नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।